बिहार के नतीजों ने पिछले 2 दिनों से धूम मचाई हुई है। जंगल राज की पार्टी को बहुत बुरी तरह से जनता ने इस राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दिया है और इस आदेश के बाद मुझे जो रूपक ध्यान में आता है आनंद भाई, वो रूपक साँप और नेवले का होता है। साँप यानी आरजेडी और नेवला यानी बिहारी जनता। सांप और नेवले की जब लड़ाई होती है तो आप देखेंगे कि नेवला सांप के फण को पकड़ता है और उसको रगड़ता है, जिसको बिहारी में हम कहते हैं थूथन कूच देना। तो वो ऐसे ऐसे रगड़ता है, फिर देखता है अच्छा कुछ जान बाकी है, फिर वो रगड़ता है। तो बिहारी जनता ने 2010 में लालू प्रसाद एंड कंपनी को कहा था कि चलो बाहर जाओ, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। लेकिन उसी दौर में आते हैं इशरत के अब्बू उर्फ नीतीश कुमार, जिनको प्रधानमंत्री बनने की ललक थी और जिनके सलाहकारों ने पता नहीं कहां से उनके दिमाग में यह विषबेल बो दी थी कि वो पीएम मटीरियल है। बहरहाल तब से अब तक गंगा में हजारों लीटर गटर बह चुका है। लेकिन कल जैसा हमने आपसे वादा किया था, आज हम आपको एक ऐसी बच्ची की दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको उसके घर से उठाया गया, अपहृत किया गया, उसकी हत्या हुई, सीबीआई जांच तक बात पहुंची और आखिरकार सीबीआई ने क्लोजर दे दिया। नो वन किल्ड नवरुणा। नो वन किल्ड जेसिका के बाद उसकी बहन को, उसके परिवार को कम से कम न्याय मिला, लेकिन नवरुणा के परिवार को न्याय नहीं मिला। यह कहानी है मुजफ्फरपुर की, यह कहानी है बिहार की, यह कहानी है एक जमीन की के टुकड़े की, यह कहानी है दर्द की, आंसुओं की और दुख की। इस कहानी के लिए हमने जो भी मटेरियल उठाया है उसके लिए हम अभिषेक चौधरी के आभारी हैं। वह गांधी फेलो हैं, हमारे जूनियर हैं और उन्होंने आने से इनकार कर दिया क्योंकि यह मुद्दा उनके लिए बहुत दिल के करीब है, हृदय के करीब है और वह इसको जज्बाती तौर पर महसूस करते हैं। उन्होंने करीबन 1 दशक तक यह लड़ाई लड़ी, 2012 से 2020-22 तक मामले को सीबीआई तक ले गए, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने मुझे बड़ी विनम्रता से कहा कि इस मुद्दे पर बात करने से दर्द होता है। तो उन्होंने जितना भी शोध किया था वह हमने और आनंद भाई ने देखा और अब शुरू से शुरू करते हैं। आनंद दिली है, जरा ठहर कर और विस्तार से बताइएगा। जी, इस केस को अगर बिल्कुल शुरू से देखा जाए तो सितंबर का महीना था, ठीक है? और 11 और 12 सितंबर की रात वगैरह जो थी, उसके बीच में रात में कभी ये छोटी-सी बच्ची थी नवरुणा, 12 साल के करीब की, ये अपने कमरे में सो रही थी। सुबह जब परिवार के लोग पहुँचे कमरे में, तो कमरे की जाली जो थी, खिड़की पे जो जाली लगी हुई होती है, वो जाली टूटी हुई थी, जाली उखाड़ ली गई थी, बच्ची को कमरे से किडनैप कर लिया गया था, कमरा उजड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने कुछ ढूँढने की कोशिश की है कमरे में। तो माता-पिता जो है वो दौड़ के गए पुलिस के पास और ऐसे मामलों में पुलिस जैसा करती है, पुलिस ने वैसा ही किया। लड़की है नहीं मिल रही, इसका मतलब रात में भाग गई होगी कहीं, किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, आ जाएगी तो। इस टाइप का जवाब जो पुलिसकर्मी देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। किसी राज्य के लिए ये अनोखी बात नहीं है, ये सब लोग जानते हैं कि थाने में ऐसा होता है। तो ये जब मामला 1-2 लेकिन दिन यहाँ हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो 12 साल की थी, ये याद रखिएगा दर्शक श्रोताओं। अब यहाँ जी। 12 साल में भी यहाँ मामला जो है वो कानूनी पेचीदगियों से भरा हुआ है, मगर खैर ये 12 साल की जो बच्ची थी, तो ये जिस मोहल्ले में रहती थी, ये पुराने डिज़ाइन का मोहल्ला है, मतलब पुराने जब बंगाली लोग जिस मोहल्ले में रहते थे, उस मोहल्ले का वो इलाका है। अब शहर जो बसता है, उसका स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं कि पुराना जो बसा हुआ इलाका होता है, वो बिल्कुल सेंटर में पहुँच जाता है शहर के धीरे-धीरे और वहाँ ज़मीनें जो हैं, वो बहुत महँगी हो चुकी होती हैं। तो यहाँ पर भी 2-4 कट्ठे ज़मीन थी इनके परिवार के पास, जो नवरुणा के पिता थे उनके पास और उन्होंने क्या किया था कि ज़मीन को बेचने का कुछ प्रयास किया था और एक सिन्हा साहब थे, पप्पू नाम से जाने जाते हैं, उनको वो बेच रहे थे। उसके अलावा भी और 2-3 लोग थे, जिनको बेचने का या जिनकी संलिप्तता होने का शक पुलिस को हुआ था। तो ऐसे करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी।
इस पूछताछ के बारे में बाद में सीबीआई ने कहा कि इसमें कुछ नहीं मिला। 60 लोगों की गवाही हुई। इसमें से जो 60 लोग जो थे, इसमें से 7 लोग, 60 और 7 सुनने में एक जैसा लगता है, तो यहाँ स्पष्ट कर दें कि 60 लोगों की गवाही हुई थी, उसमें से 7 ऐसे थे जिनका नार्को टेस्ट हुआ, पॉली टेस्ट, पॉलीग्राफी वगैरह का जो टेस्ट होता है वो सब हुआ। सारा कुछ टेस्ट करके देखा गया कि ये जो बोल रहा है वही सच है या कुछ और सच है। नाले से कुछ समय बाद जो है वो एक कंकाल मिला, कुछ कपड़े मिले, तो उसको निकाल करके पुलिस ने कहा कि भैया ये जो है ये नवरुणा की लाश का जो बचा हुआ हिस्सा है वो घर के पास की नाली से निकला है, ये नवरुणा की लाश है। परिवार ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नवरुणा जैसी दिख ही नहीं रही है, मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा कद-काठी होगी जिस लड़की की ये लाश दिखाई जा रही है या बताई जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो सही नहीं है। ये शक जब परिवार को हुआ तो उन्होंने डीएनए अपना देने से इनकार कर दिया, उस वक़्त डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। अब जब इस परिवार पे लगातार दबाव बढ़ता रहा और पड़ोस के और लोग, आम जनता, इन लोगों को भी एक 12 साल की बच्ची के किडनैप होने, उसके परिवार के दौड़ने भागने का पता चला, तो ये जो 2012 का दौर था, ये बिल्कुल ऐसा दौर था जिस समय जंगल या राज की यादें जो थी वो लोगों के दिमाग में बिल्कुल ताज़ा थी। यहाँ पे लोगों को ये भी समझना होगा कि किडनैपिंग जो होती है ना, वो पुलिस की परिभाषा में कई किस्म की होती है। अपहृत कर लेने के लिए जो होता है मुकदमा वो अलग होता है, और अपहरण फिरौती के लिए किया गया हो, तो वो मामला अलग होता है, मुकदमा अलग होता है, सज़ाएँ अलग होती हैं। तो यहाँ पर मामला जो है वो अपहरण फिरौती के लिए अपहरण का बन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि लड़की के पिता के पास, नवरुणा के पिता के पास या माताजी के पास फिरौती माँगने जैसी ना कोई चिट्ठी आई, ना कोई फ़ोन आया, कोई फिरौती की माँग हुई ही नहीं। हाँ, धमकियों के फ़ोन उनके पास लगातार जारी थे कि इस मामले की तलाश बंद कर दो, इस मामले का पीछा करना बंद कर दो, लेकिन वो इसलिए संभवतः हो रहा था क्योंकि शहर के बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े बिल्डर जो थे, वो जाँच के दायरे में एक-एक करके आते जा रहे थे, एक-एक करके उनसे पूछताछ चल रही थी। जो भी हो, 2 साल तक जब कुछ भी नहीं हो पाया, सीआईडी वगैरह जो है वो जाँच में कुछ भी नहीं ढूँढ पाई, तो ये मामला जो है वो आखिरकार सीबीआई को दिया गया। सीबीआई ने पहले तो मामला लेने से ही इनकार कर दिया गया, लेकिन आखिरकार जब सीबीआई ने मामला लिया भी, तो 6 साल तक एक कुमार साहब थे जिन्होंने मामले की तफ्तीश की, और आखिर में कहा जाता है कि 40 पन्ने की क्लोज़र रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी। 40 पन्ने की क्लोज़र रिपोर्ट जब उन्होंने सबमिट की थी, उस वक़्त तक नवरुणा के पिता, माता-पिता जो थे, वो लोग डीएनए वगैरह अपना देने के लिए तैयार हो गए थे, और उनके डीएनए के जाँच की बात जो है, जो पुलिस और जाँच एजेंसियाँ थी, उन्होंने कहा कि भई डीएनए मैच कर रहा है, शव नवरुणा का ही है। अधिकांश लोग अब भी नहीं मानते कि वो शव नवरुणा का था। तो ये सब कुछ जब हो रहा था, तो लोगों के ध्यान में ये बात इतनी ज़्यादा क्यों थी? तो लोगों के ध्यान में ये बात इतनी ज़्यादा इसलिए थी, या इस घटना से प्रभाव इतना ज़्यादा इसलिए पड़ा, क्योंकि 90 से लेकर के 2005 तक का जो दौर है, उस दौर में आप देखेंगे तो 32,000 से अधिक सिर्फ़ फिरौती के लिए अपहरण हुए थे। सिर्फ़ फिरौती के लिए 32,000 से अधिक अपहरण। अगर सिर्फ़ 2004 को हम लोग देख लें, 1 साल 2004, तो 411 मामले थे ऐसे। और ये एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, डेटा है, मतलब बिल्कुल सेट है, तो इस पे कोई सवाल उठाने का कोई मामला बनता नहीं। जी। और अभी मजे की बात ये है कि अभी जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं 1 साल में और पूरे दशक का, इसी वजह से बिहार में एक बड़े उद्योग की स्थापना हुई और उस उद्योग का नाम था अपहरण उद्योग। अपहरण उद्योग जिसकी बाकायदा ट्रेनिंग के लिए लोग यहाँ से मुजफ्फरनगर जाते थे, उसको पकड़ कहते थे, जिसको भी उठाया जाता था। पकड़ को बोरे में लादना है, कैसे लादना है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाना है, अगर पकड़ बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव माने किसी बड़े अधिकारी का बेटा है, बेटी है, किसी बड़े मंत्री जी का है, कुछ है ऐसा, तो उसको बड़े कायदे से लगभग 3 स्टार 5 स्टार की सुविधाओं में रखना है। अगर कोई ऐसे ही एवं ही चलता फिरता मास्टर का, प्रोफेसर का बेटा बेटी है, तो उसको आप जैसे तैसे ट्रीट कर सकते हैं एक आध। तो बड़ा अच्छे अच्छे शब्द निकलते थे, पकड़ कैसे है, अच्छा, जिन पकड़ का जिन हाथ पैर ठीक है कि नहीं,
ये सारी चीजें होती थी उस दौरान। पकड़ में कोई टूट तो नहीं हुई है। हाँ, जी, तो इसमें पकड़ में जिन घरों में रखा जाता था वो घर भी बड़े अनोखे होते थे। सामने से आप देखेंगे तो वो झोपड़ी नुमा दिखेगी आपको। अंदर जब आप घुस के देखेंगे तो उसमें एसी-वेसी भी फिट होता था। तो इस तरह के इनके मकान होते थे क्योंकि और ये लोग पकड़ क्योंकि पकड़ अलग-अलग होती थी और फिर इनको कभी मुजफ्फरनगर, कभी यूपी में, क्योंकि बिहार और यूपी क्राइम के मामले में सहोदर थे। यहाँ मिस्टर यादव थे, वहाँ भी मिस्टर यादव थे, वहाँ तो मुल्ला मुलायम थे। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर अभी इस नवरूणा केस का क्या जिक्र हो रहा है, क्यों हो रहा है। मेरी जो सोच है, ये 2012 की घटना है, मैं कांड नहीं कहूंगा, 2012 में ये बात हुई थी। और आपको मेरे बैकग्राउंड में अगर चिड़ियों की चहचहाहट या कुछ आवाजें आ रही हैं दर्शकों दोस्तों, तो आज मैं अपने पिताजी के बाहर, पिताजी के घर के आगे एक बागीचा उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें बैठा हूँ, ताकि एकदम प्राकृतिक आप लोग महसूस करें। इसलिए इसको नजरअंदाज कीजिएगा, माफ कीजिएगा, हमारी बातें सुनिएगा। हमने जी, ये जिक्र इसलिए उठाया है क्योंकि ये 2012 का है और उस समय चचा आ चुके थे। ऐसा नहीं है कि जनता ने 203 वोट दे दिया तो इशरत के अब्बू नीतीश चचा का दामन दागों से खाली है। मेरी ये सोच है, मेरा ये तर्क है। एंडी ब्रो अपना बताएंगे। देखिए इन पर कड़ी नज़र रखना और हंटर हाथ में रखना जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। आप हंटर जैसे ही नीचे रखेंगे, तो आपके सामने अभी जो विधायक वगैरह या सांसद वगैरह आए हैं, ये कौन लोग हैं अगर देखिएगा, तो इसमें 90% से ऊपर तो करोड़पति हैं। साधारण आदमी कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता अब। 20 साल पहले 17 निर्दलीय विधायक होते थे, इस बार एक भी नहीं है। तो निर्दलीय विधायक जो जीता करते थे, वो तो परंपरा ही गायब कर दी बिहार ने। नहीं तो निर्दलीय जो जोड़ जीतते थे श्रीमान, वो तो संत सूरजभान, संत अनंत सिंह, संत आनंद मोहन, संत फलाने, संत ढिमाके, संत सुनील पांडे, हुलास पांडे वगैरह टाइप के लोग थे, जो कभी अगर दलों से टिकट मिल गया तो ठीक है, वरना निर्दलीय लड़ लिए। सवाल ये है दर्शकों श्रोताओं की 200 सीटें आई, एक मुजफ्फरपुर गेस्ट हाउस कांड हुआ था, हम उस पर भी बात करेंगे। और नवरूणा का केस हमने केवल एक पृष्ठभूमि के तौर पर, एक बैकग्राउंड के तौर पर लिया है कि आप सबको ये याद हो कि दामन में खंजर पे कोई दाग, खंजर पे कोई दाग, न चेहरे पे कोई नहीं, भाव, न दामन पे दा, कोई छींट, दा खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे यस, हो कि करामात करे हो। करामात करे हो। तो दामन को छींटों से बचा तो ले गए हैं नीतीश कुमार, लेकिन उनसे ये सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए कि नवरूणा का क्या हुआ, मुजफ्फरपुर स्टेट गेस्ट हाउस कांड का क्या हुआ। उसके अलावा ये जो कौन सा घोटाला है, श्रमजीवी या आजीविका वाला एक घोटाला जो है करीबन 30-40 हजार करोड़ का, शौचालय वाला। शौचालय वाला घोटाला जो है, उस पर जवाब देना चाहिए। आपके शहर इतने गंदे क्यों हैं, उस पर जवाब देना चाहिए। और हम तमाम तरह के ऐसे प्रश्न उठाते रहेंगे हम अगले सीरीजों में। और नीतीश कुमार को या एनडीए की सरकार को अब हम एक मजबूत विपक्ष देंगे, क्योंकि राजद और कांग्रेस को हम इस लायक नहीं समझते कि वह विपक्ष की भूमिका निभा पाए। और गुंडे भला क्या विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो हम लोगों को विपक्ष की भूमिका में अब आ जाना है। और सरकार कोई भी हो, अगर आप काम नहीं करेंगे, अगर आपके राज में ये सब गुंडई लोफरई होगी। अब जैसे मैं सुन रहा हूँ कुछ चर्चा की मंगल पांडे हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री बन जाएं, या उनको तथाकथित तौर पर सीएम पद की रेस में भी माना जा रहा है। तो जिस व्यक्ति ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को कचरे में ले जाकर डाल दिया है, उस व्यक्ति के सीएम या डिप्टी सीएम, भाजपा के कम से कम दर्जनों ऐसे विधायक हैं जिनको विधायक नहीं होना चाहिए। मैं जहां बैठा हूं दरभंगा में, उस जगह का संजय सरावगी फिर से जीते हैं, 5वीं बार या 10वीं बार जीते होंगे, पता नहीं कितनी बार। सो वॉट, दरभंगा सुअरवाड़ा है तो है, इसमें कोई शक नहीं है। आप दरभंगा आइए, सुअरवाड़े में आपका स्वागत है।
तो विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, मिथिलांचल में 20 में ऐसे ही एक मजेदार सहरसा वाले भी हैं। सहरसा वाले ज्यादा मजेदार हैं। ज्यादा मजेदार इसलिए क्योंकि सहरसा में नोटा को मिले हैं 2600 वोट, ठीक है। और भाजपा वाले नेताजी जो हैं वो इस प्रचंड भाजपा लहर में 2080 वोट से, नोटा से भी कम वोट से हार गए। तो ऐसे निकम्मे जो हैं वो भाजपा में बैठ करके मंत्री बनते हैं। हद है कामचोरी। मिथिलांचल की अगर बात करें, और आपको अगर मैं एक दो बार एंडी ब्रो नहीं बोलूं तो हमारे दर्शक गुस्सा जाते हैं, तो एंडी ब्रो, मिथिलांचल में 20 से 19 सीटें एनडीए को आ गई। और आपने जो कहा था सामान्य आदमी नहीं जीत सकते, इस बार उसका एक ही अपवाद मुझे दिख रहा है, एक ही अपवाद, और वो दरभंगा ग्रामीण से कुख्यात माफिया ललित यादव को पटकनी देने वाले ईश्वर मंडल। ईश्वर मंडल, मैं जिस वार्ड में रहता हूं उसके पार्षद थे। उसके बाद उन्होंने, मतलब एकदम उनका घर अभी भी मैं देख रहा हूं, तो वो उनको तो बड़ी एक आसानी से हम एक जो सामान्य व्यक्ति के खाते में डाल सकते हैं। एक और जो साव साहब हैं जो बख्तियारपुर से जीते हैं, वो क्या मतलब वो भी करोड़पति टाइप हैं? मेरी अब ये जानकारी मुझे में नहीं पता, उनके बारे में नहीं पता, नहीं, क्योंकि लेकिन बख्तियारपुर ईश्वर से मेरा मंडल के ध्यान बारे में मुझे ये पता है कि वो जमीनी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जेडीयू के, और जब उनको टिकट मिला तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि दरभंगा नगर पर तो सरावगी एंड को ने पूरा कब्जा किया हुआ है, उसके अलावा किसी को टिकट नहीं मिल सकता है। तो ईश्वर मंडल को जो दरभंगा नगर से टिकट मिलना था, उनको भगाया गया दरभंगा ग्रामीण, और लगभग वो सीट हारी हुई थी, क्योंकि ललित यादव नाम का माफिया वहां लगभग 30 वर्षों से विधायक, और कोई नहीं। एक आध बार ईश्वर जी के काफिले पर हमला वमला भी टाइप हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन वो जीत गए। तो वो एक अपवाद है इस पूरी चीज के। लेकिन हम लोग वापस नवरुणा केस पर चलते हैं। मैंने अपना कारण बता दिया कि हमने क्यों ये चिट्ठे खोले, हम क्यों ये बातचीत कर रहे हैं। अब आप अपना कारण बताइए एंडी ब्रो, और एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ हम इसको खत्म करेंगे। जो मेरा कारण है वो ये है कि लोग ये भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार जो इतनी बार मुख्यमंत्री बने हैं ना, उसमें बीच में गैप था। पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे और दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने थे, उन दोनों में समय का थोड़ा-सा गैप था। तो जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे कुछ दिन के लिए, उस समय उनके साथ जो तस्वीर नज़र आई थी ना, वो तस्वीर मेरे पास है। उस तस्वीर में उनके साथ खड़े नज़र आते हैं सूरजभान सिंह, मतलब बिहार के जितने थे, हर एक उस तस्वीर में। उस तस्वीर एक भी में बाहर संत नहीं है। अनंत सिंह के सामने, संत अनंत सिंह की भी एक तस्वीर बड़ी पॉपुलर है, जिसमें वो हैट वैट लगाए हुए हैं, खड़े हैं, और नीतीश कुमार उस पल में, खैर वो फोटोग्राफर तो सैकड़ों फोटो खींचते हैं और वो एक पल कैद हो जाता है, मैं उस बात को नहीं मानूंगा, लेकिन उस तस्वीर में जो कैद हुई थी छवि, वो नीतीश कुमार ऐसे जोड़े हुए हैं और संत अनंत सिंह ऐसे खड़े हैं। जी जी। तो ख़ैर अब ये नीतीश कुमार कोई दूध के धुले हुए थे ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश कुमार के भी करीबी उतने ही हैं, और ये जो 22 छोड़े गए थे, अभी थोड़े दिन पहले कानून बदल करके, ये हरकत किसी और ने नहीं की थी, ये हरकत नीतीश कुमार ने ही की थी। चुन-चुन के वो जो 22 को निकाल कर के बाहर किया था, जिसमें से करीब 20 तो सीधे-सीधे आरजेडी का चुनाव प्रचार कर रहे होते थे। 22 जो थे, उसमें से अगर हम लोग ये आनंद मोहन सिंह और एक और को छोड़ दें, तो बाकी 20 तो ऐसे थे जो सीधे आरजेडी का प्रचार करते हुए, चुनाव प्रचार करते हुए, चुनाव में दिखे। और ये सब उम्र कैद भोग रहे थे, कानून बदल करके इन पे हत्या वगैरह का जो मामला था, वो सब कहा गया कि हाँ ठीक है, बहुत सज़ा भुगत ली, इन लोगों को अब जेल से बाहर करो। तो ये 22 लोगों को जेल से बाहर कर दिया था। अच्छा, किडनैपिंग में जो होता था, उस चीज़ के बारे में आपको समझना होगा, क्योंकि ये बहुत गौर से समझने लायक चीज़ इसलिए है, क्योंकि इससे कोई बचा हुआ नहीं रहता था। आप अगर ये सोच रहे हैं कि किडनैपिंग जैसे जो मामले होते थे, वो अमीर के साथ होते थे, गरीब के साथ नहीं होते थे। गरीब इससे बचा हुआ था, गरीब को क्या फ़र्क पड़ता है, हमको तो कुछ नहीं है। ये जो कहने के लिए कुछ बिहारी आ जाते हैं, उनको बता दें कि किडनैपिंग की प्रैक्टिस कैसे होती थी। अभी-अभी जो लंबी-चौड़ी बातचीत आपने की किडनैपिंग की, तो किडनैपिंग की प्रैक्टिस कैसे की जाती थी? तो किडनैपिंग की प्रैक्टिस में उठाएँगे किसे? किसी बड़े आदमी के बेटे को उठा लिया, तो फिर तो पुलिस आएगी, कूट देगी। तो नया-नया है रंग-रूट, वो किसको उठाएगा?
तो उसको उठाने के लिए भेजा जाता था दूधिए को। जी हाँ, सुबह-सुबह जो कनस्तर लेकर के दूध पहुँचाने आता है ना आपके घर, 4 बजे सुबह जब सड़क पे कोई नहीं होता, उस वक़्त वो निकलता है। सबसे आसान उसे किडनैप करना था और वो 300 घरों में तो दूध देता ही है। हर घर से 1-1 हज़ार रुपया एडवांस ले लेगा। हो गए 2-3 लाख रुपए उसके पास जमा। अब किडनैपिंग का पैसा जैसे ही आया, तो जो चेला था सीखने के लिए आया हुआ, वो गुरु दक्षिणा देगा अपना उस 3 लाख रुपए में से गुरुजी को, बाकी पैसे लेकर के घर जाएगा। बाकी पैसे का हथियार खरीदेगा। बेहतर हथियार लेकर के जब फील्ड में उतरेगा, पिछली बार जो है दूधिए का अपहरण जब किया था तो कट्टा वगैरह लेकर के गया था। अब जब इससे लाख रुपए आ गए, तो भैया 9 एमएम लेकर के उतरेंगे। तो यूपी से सीख लेके एंडी आ ब्रो गए, के साथ बिहार की दिक्कत जगहों यह पे है सीख के आए, दर्शकों तो श्रोताओं की, दूधिए एंडी ब्रो का को बल होता जबरदस्ती मुझे चुप इसलिए कराना पड़ता है और आप मुझ पर गुस्साते हैं कि एंडी ब्रो डिटेलिंग में इतना भरोसा रखते हैं ना, और शोध में कि ये एकाध को यहीं से अपहरण उद्योग का विद्यार्थी बना देंगे। भैया इतनी डिटेलिंग मत किया कीजिए, लौंडे और चालाक होते हैं, सीख लेंगे, इसलिए ये सब डिटेलिंग की बात नहीं है, हम नहीं एकाध सिखाएँगे तो बातें क्या हैं। होगा? हम नहीं सिखाएँगे तो क्या होगा? हम कितने पॉपुलर हैं या हम कितने लोगों तक पहुँच सकते हैं? अच्छी बातें जब आप कर रहे होते हैं, तो कहीं नहीं जाती। वो 1000 2000 लोगों तक जो सिमटी हुई होती है, बहुत डेडिकेटेड किस्म के हमारे जो दर्शक वर्ग है, हमारा बहुत ही डेडिकेटेड किस्म का है। 1000 व्यू हमेशा हम लोगों के आ जाते हैं, जबकि चैनल के सब्सक्राइबर जिनके लाख-लाख में हैं, उन लोगों के नहीं आते हैं। इसके लिए दर्शकों का बहुत-बहुत आभार कि वो हम लोगों को इतना प्यार देते हैं, इतना स्नेह देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी तो ध्यान रखना होगा ना कि जो सिखा रहे हैं, वो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर बना रहे हैं। एंडी ब्रो, गैंग्स ऑफ अब वासेपुर आखिरी लाइन कंक्लूडिंग में किसी तरह छोड़ नहीं कर दीजिए, वो सकते। सब हटा दीजिए। अब आप कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए, तो दो बातें। कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है देखिए कि आप मुज़फ्फरपुर विशेष तौर पर मुज़फ्फरपुर का ज़िक्र क्यों किया गया? क्योंकि जिन-जिन का नाम अभी लिया गया है ना, उन सबके कनेक्शंस आप देखिए। मंगल पांडे का अभी आपने जो नाम लिया और मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी मंगल पांडे और आगे वो मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। इस मुज़फ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग में क्या-क्या घोटाले हुए हैं मालूम है? आँखें निकाल ली गई थी 50-50 लोगों की एक दिन में। एक दिन में 50 लोग अंधे हो गए थे, मुज़फ्फरपुर के ठीक बाहर है वो हॉस्पिटल। और उस हॉस्पिटल के पीछे कांड क्या-क्या होते हैं, ये मुज़फ्फरपुर का अब कोई भी अब लोकल दर्शक पत्रकार बता आपको अब दर्शक आपको फिर कहेंगे कि इस पर कल बतियाइए, तो आप बतियाइएगा भाई। हाँ, तो ये ठीक है। सब के सब कनेक्टेड हैं, ये सब के सब लोग कनेक्टेड हैं। मुज़फ्फरपुर वो जगह है जहाँ पर वो जो शेल्टर हाउस कांड है, उसका उद्भेदन हुआ था, खुलासा हुआ था। जी। वहाँ से वो शुरू हुआ था बस। और उसके 28 बाद की डीएम ओर ऐसे हैं 28 या 26 डीएम मेरे ख्याल से 26 होगा शायद। 26 डीएम ऐसे थे जिनके ऊपर सिर्फ़ इस बात की जाँच की गई थी कि ये जो है हॉस्टल में ये लोग भी जाते थे क्या? 26 डीएम। 26 डीएम के साथ बड़े वो उजले कुर्ते वाले अंकल और ये तमाम बहुत हृदय वो तो विदारक छोड़ चीजें दीजिए, थी, उस तो पर उसका भी तो हम चर्चा पीठासीन करेंगे। उसको तो जनता वो मानती ही लोग भी है, थे। पूरा उसको तो जनता मानती ही है। बिहार का जो पूरा प्रशासनिक अमला था, वह भी इसमें इन्वॉल्व मुब्तला पाया गया था। इसलिए हम आपकी आवाज बनकर दर्शकों, हम वॉइस ऑफ कंसाइंस बनकर लगातार बोलते रहेंगे। और जैसा कि एंडी ब्रो ने कहा कि आप लोगों ने हमें जो जिस प्रकार से, हमारे कम दर्शक वर्ग है, ज्यादा है, इस सब विवेचना में नहीं पड़े। आप लोग जितना प्रेम दे रहे हैं, अद्भुत मजा आ रहा है भीग कर। उस रफ्तार को कायम रखिए। एक बार फिर से नहीं हो रहा, लाइक करते हैं तो उससे हमारी बात ज्यादा पहुंचती है। आप लोग लाइक थोड़ा कम करते हैं बंधुओं भगिनियों, तो उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। शेयर और सब्सक्रिप्शन का मामला ठीक चल रहा है, उसको भी बढ़ा दीजिएगा तो अच्छा ही लगेगा। और हमारा लक्ष्य है, कुछ लक्ष्य हमने तय किए हैं, लेकिन उसमें से एक लक्ष्य ये भी है कि दामन पे कोई खून न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। तो नीतीश चाह आप हो या कोई भी हो, हम जनता की आवाज बनकर आपके विरुद्ध खड़े रहेंगे। और आपको अब विपक्ष मिले या न मिले, हमारे तौर पर एक सजग विपक्ष जरूर मिलेगा। बिहार वाणी के इस एपिसोड में बस फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। आनंद जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों श्रोताओं, अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए।
फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। जय सिया राम। जय श्री राम।